इनकी कथनी करने के बारे में सुन लो। इनकी कथनी करनी 2015 में मुख्यमंत्री जी कहते थे गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों भाई नवाज भाई, अफजाल भाई, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। अब हम कह रहे हैं आपकी सरकार है, इस पूरे फसाद को खत्म करो, आप दे दो दर्जा। हम मांग कर रहे हैं दे दो दर्जा। आप कह रहे हैं कोई जरूरत ही नहीं है। 2015 में जरूरत थी गौरा, आज जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बीफ कंपनियों से चंदा लेके सत्ता में बैठे लोग, धर्म के नाम की राजनीति करने वाले लोग, अगर आप इनका इतिहास आरटीआई के जरिए मांगोगे तो सबसे ज्यादा बीफ कंपनियां चंदा देती होंगी तो भारतीय जनता पार्टी को देती होंगी। आप मेरी बात को चेक करवाएं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बीफ एक्सपोर्ट में पीछे नहीं हटे हम लोग। बीफ एक्सपोर्ट में हमारा नाम आगे बढ़ रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेके और ये धर्म की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम सरकार के लोग कर रहे हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों का, जिस तरह के पहरे लोकतंत्र में लगे हैं पिछले 3 दिन के अंदर। मैं उसके लिए पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत आभारी। लोकतंत्र पे इस तरह के पहरे मैंने पहले कभी नहीं देखे थे कि रैली नहीं कर सकते हैं, यात्रा नहीं कर सकते हैं, अपनी बात नहीं कह सकते हैं। रैली कितनी दूर की होगी ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। जिनकी रैली होगी उनकी यात्रा की बसें रोक ली जाएंगी, उनके नेताओं को डिटेन कर लिया जाएगा, उनको डराया धमकाया जाएगा। ये इस तरह का लोकतंत्र जो है मैं देख के बड़ा खुश हूं और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। मेरी बात के मेरे वर्ड याद रखना। इस तानाशाही के खिलाफ ही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जरूरत प्रदेश को है। मेरी बात को आप याद रखना। अगर हालात सामान्य होते, चुनी हुई सरकारें जनता का काम करती तो शायद ऐसे विकल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब सरकार तानाशाही पे उतर आए, डंडे से जनता को हाँकने का काम करे, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, महिलाओं की, कर्मचारियों की, युवाओं की भागीदारी और उनके अधिकार को छीनने का काम करे, तो फिर उनका मुकाबला करने के लिए भी ऐसे नौजवानों के, ऐसे सिपाहियों की जरूरत है जो आंख से आंख मिला के और सीना तान के मुकाबला करना जानते हो। इस बात को मैं मानता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा माहौल बना दिया है कि आज जो बच्चा घर में सो रहा है या कहीं काम कर रहा है, आपके इस दमन को वो याद रखेगा और जिस दिन मौका मिलेगा इतनी जोर से बटन दबाएगा कि करंट लखनऊ वालों को वहीं जाके लगेगा जहां वो कुर्सियों पे बैठे। अब आपने देखा होगा कोई और एरिया, ये वो एरिया जब ठान लेता है तो फिर झुका के छोड़ता है। जितनी चाहे ताकत लगा लो, ना हम गर्मी से डरते, ना हम आंधी से डरते, ना तूफान से डरते, ना लाठियों से डरते, ना गोलियों से डरते। हम उन संतों गुरुओं को भी मानते हैं जो अहिंसा के रास्ते पे हैं और हम उन बहादुर क्रांतिकारियों को भी मानते हैं जिन्होंने 19 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए शहादत दी है। युवा सुसाइड कर रहा है, युवा बेरोजगार है, युवा अच्छी शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान अपनी फसल का दाम चाहता है, मजदूर अपनी मेहनत चाहता है, महिलाएं रोजगार चाहती हैं, क्षेत्र की जनता विकास चाहती है। आपके एजेंडे में सरकार के लोगों हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान और की राजनीति और नफरत की राजनीति, इसी से आप देश को आगे चलाना चाहते हो। मुख्यमंत्री जब आते हैं तो क्या भाषण देते हैं, मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो क्या भाषण देते हैं। बंगाल में जाके मुख्यमंत्री कह रहे हैं 9 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कि हमारे यहां मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता है। ये विकास किया है आपने कि मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता है। चलो मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता, बहुत अच्छी बात है। इससे दलित पिछड़ों को रोजगार मिल रहा है, इससे उनके घर में रोटी आ रही है, इससे उनकी गरीबी दूर हो रही है, इससे उनके बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, इससे उनके बच्चों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिल रही है, इससे पेपर लीक होना बंद हो गया, इससे आरक्षण के घोटाले बंद हो गए, इससे सुसाइड करना बंद हो गया, इससे किसान को उसकी फसल का दाम मिल गया, इससे महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। शर्म करो, सत्ता में बैठे हो 9.5 साल से, 1 साल के काम का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अवसर आने दो। ये जनता है, जिसको चाहे कुर्सी पर बिठा दे और जिसको चाहे जमीन पे पटक दे। क्या होगा जब बूढ़े हो जाओगे? कहां से कौन रखवाली करेगा? आज जो आपसे गलत काम करवा रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो सरकार की, तो कल जब बूढ़े हो जाओगे आपके ऊपर अगर मुकदमा को जांच चलेगी तो ये पीछे भाग जाएंगे। ये कहेंगे हमारे को लेना देना नहीं, आप समझदार हो जाओ। मैं अगर आज आपको सचेत कर रहा हूं तो हवा में नहीं कर रहा हूं। जिन पे आज डंडा पड़ रहा है वो फूलेंगे नहीं, वो भी याद रखेंगे कि किन साहब ने डंडा चलाया, किन साहब ने बुलडोजर चलाया, किन साहब ने गोली मारी, भूलेंगे नहीं वो लोग। मैं यही बताना चाहता हूं आपको, इनकी सत्ता, इनका अहंकार इनको लेकर डूबेगा। और ये जो जुल्म कर रहे हैं हमारे लोगों पे, आपको रवित कश्यप याद है या नहीं है? बुलंदशहर में रवित को मार के जो है किस तरह से वो मेरा भाई, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस अन्याय का क्या जवाब है? अगर पुलिस को छूट दी जाए तो गुंडों की हिम्मत नहीं है किसी की हत्या कर दे। मैं फिर कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से, मैं जानता हूं खाकी को,
मैं जानता हूं खाकी के इनकलाब को, मैं जानता हूं खाकी के इकबाल को। अगर खाकी को ताकत दे दी जाए तो किसी गुंडे में हिम्मत नहीं है, वो किसी भी पार्टी जुड़ा हुआ हो, कि वो किसी गरीब की बेटी पर बाम खा के देख ले, लेकिन मजबूर है खाकी। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर पैर में गोली मार देना, बुलडोजर चला देना, ये न्याय नहीं है। गोकसी के झूठे मुकदमों में जेल भेज देना, ये न्याय नहीं है। कोई आपके खिलाफ खड़ा हो जाए पत्रकार को जेल भेज देना, ये न्याय नहीं है। न्याय तब है, ताकतवर वो है जिसके यहाँ हर व्यक्ति महसूस करे कि भाई ये सरकार न्यायपूर्ण सरकार। ये कहते हैं नया उत्तर प्रदेश, हमें नहीं चाहिए नया उत्तर प्रदेश, हमें न्यायपूर्ण उत्तर प्रदेश चाहिए। SC ST के अधिकार बचाने के लिए मेरे 4 साथी जम्मू कश्मीर के जेल गए हैं। आंदोलन रोड पर पुलिस ने पकड़ के बिठा दी गाड़ी में और बाद में उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। और जो विरोधी हमारे कहेंगे भाई वो तो जेल भेज दिए, जेल इस सरकार के दमन से लड़ने के लिए जेल नहीं, गोली भी मुबारक, लेकिन झुकेंगे नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। आप बताइए अगर न्यायपूर्ण सरकार होती और ये अगर कार्यक्रम करने लेती, आपको नहीं पता कितनी जगह परमिशन मत लिए, बता भाई तुझे। एक जगह देखी उसको धमका दिया, जगह मत देना चंद्रशेखर को। दूसरी जगह देखी धमका दिया, जगह मत देना चंद्रशेखर को। तुम इन जगहों से निकाल दोगे मुझे, इनके दिल में से निकाल दो, तब तो मानो आपको दिल में से निकाल दो। 4.5 साल जनता का दमन और चुनाव से 1 महीने पहले जनता के पैर पकड़, दादी चाची मेरे सर पे हाथ रख दो, बुआ बहन मेरे सर पे हाथ रख दो, हम आपकी मदद करेंगे, पैसे ले लो, शराब ले लो, मिठाई ले लो। और जब चुनाव खत्म तो नेताजी कह रहे हैं कि हमारा क्या मतलब आपसे, हमने कहा था कि आप हमें वोट दे दो। मैं बहुत कुछ बता रहा हूं आपको। अगर वोट का अधिकार नहीं होता, मेरे लोगों मेरी बात को गौर से सुन लेना, अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो एक भी लंबे कुर्ते वाला आपकी बस्ती में दिखाई नहीं देता। गरीबों मेरी बात को याद करके सुन लेना, ये वोट का अधिकार है जिसकी वजह से बड़े बड़े धरना सेठ जिनकी गाड़ियां नहीं गुजरती आपकी गलियों से, आपकी गलियों में। क्यों? क्योंकि आप पर वोट का अधिकार है, इसलिए क्योंकि बाबा साहब अपने 4 बच्चों को कुर्बानी से गए। ऐसे नहीं मिला, मांगने से कुछ नहीं मिला, स्कूल नहीं मिले मांगने से, स्वास्थ्य नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, संघर्ष करना पड़ा। मैंने आपसे कहा था कि ये सरकार इतनी डरी हुई है, आजाद समाज पार्टी की बढ़ती ताकत से किसान, नौजवान, महिलाएं, हर समाज का व्यक्ति जुड़ रहा है। ये इतने डरे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं छोड़ेगा चंद्रशेखर को, तो इन्होंने पंचायत चुनाव भी पीछे हटा दिया। जब हम उनका जीवन संघर्ष देखते हैं तो इतने कष्ट में उन्होंने ये संघर्ष को आगे बढ़ाया है। उनके जीवन संघर्ष को पढ़ के ही हमें बहुत हिम्मत मिलती है और हम ये मानते हैं कि अगर वो ना होते और संघर्ष ना करते तो शायद हम कमजोर वर्गों के जीवन में ये उजाला नहीं आते। इसलिए मैं उन तमाम महापुरुषों को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों का, जिस तरह के पहरे लोकतंत्र में लगे हैं पिछले 3 दिन के अंदर। मैं उसके लिए पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत आभारी हूं। लोकतंत्र में इस तरह के पहरे मैंने पहले कभी नहीं देखे थे कि रैली नहीं कर सकते हैं, यात्रा नहीं कर सकते हैं, अपनी बात नहीं कह सकते हैं। रैली कितनी दूर की होगी ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। जिनकी रैली होगी उनकी यात्रा की बसें रोक ली जाएंगी, उनके नेताओं को डिटेन कर लिया जाएगा, उनको डराया धमकाया जाएगा। ये इस तरह का लोकतंत्र जो है मैं देख के बड़ा खुश हूं और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। मेरी बात के मेरे वर्ड याद रखना आप। इस तानाशाही के खिलाफ ही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जरूरत प्रदेश को है। मेरी बात को आप याद रखें। अगर हालात सामान्य होते, चुनी हुई सरकारें जनता का काम करती तो शायद ऐसे विकल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब सरकार तानाशाही पे उतर आए, डंडे से जनता को हाँकने का काम करे, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, महिलाओं की, कर्मचारियों की, युवाओं की भागीदारी और उनके अधिकार को छीनने का काम करे, तो फिर उनका मुकाबला करने के लिए भी ऐसे नौजवानों के, ऐसे सिपाहियों की जरूरत है जो आंख से आंख मिला के और सीना तान के मुकाबला करना जानते हो। इस बात को मैं मानता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा माहौल बना दिया है कि आज जो बच्चा घर में सो रहा है या कहीं काम कर रहा है, आपके इस दमन को वो याद रखेगा और जिस दिन मौका मिलेगा इतनी जोर से बटन दबाएगा कि करंट लखनऊ वालों को वहीं जाके लगेगा जहां वो कुर्सियों पे बैठे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये भारत है और ये मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, ये वो क्रांति धरा बिजनौर जो निमट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। इस मिट्टी को नहीं जानते आप।
इस मिट्टी को नहीं जानते आप। आपने देखा होगा कोई और एरिया, ये वो एरिया जब ठान लेता है तो फिर झुका के छोड़ता है। जितनी चाहे ताकत लगा लो, ना हम गर्मी से डरते, ना हम आंधी से डरते, ना तूफान से डरते, ना लाठियों से डरते, ना गोलियों से डरते। हम उन संतों गुरुओं को भी मानते हैं जो अहिंसा के रास्ते पे हैं, और हम उन बहादुर क्रांतिकारियों को भी मानते हैं जिन्होंने 19 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए शहादत दी है। हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह को भी मानते हैं, शहीद आजम सरदार उधम सिंह को भी मानते हैं, हम कोतवाल धन सिंह गुर्जर को भी मानते हैं, हम चौधरी चरण सिंह जी को भी मानते हैं, हम सर छोटू राम को भी मानते हैं, हम राजपिता ज्योतिबा फूले को भी मानते हैं, हम शहीद उधम सिंह को भी मानते हैं, हम मां झलकारी बाई को भी मानते हैं, और हम उस देश के आजादी के बलिदान करने वाले उस क्रांतिकारी को, चाहे वो मां अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे मां फातिमा शेख हो, हम उस हर शख्स को, उस महापुरुष को मानते हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ना जानता है। आज मैं आपको, जब मैंने ये अन्याय देखा तो मैं आज चुनावी बात आपके सामने नहीं करूंगा। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम दमन के आगे घुटने टेक सकते हैं, या हम इस दमन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं? आज हम इस गर्मी में सड़क पे जवाब देंगे अपने नारों से, जो सत्ता में बैठे नेताओं को ये पता लगे कि जनता दमन से नहीं, जनता प्यार से चलती है। प्यार से लोकतंत्र में काम करोगे तो प्यार मिलेगा, और डंडा चलाओगे तो हिसाब 2027 के बाद पूरा होगा। मेरी बात को आप याद। मैं ये बताना चाहता हूं, आज मीडिया के लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हो? प्रोटेस्ट, सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, युवा सुसाइड कर रहा है, युवा बेरोजगार है, युवा अच्छी शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान अपनी फसल का दाम चाहता है, मजदूर अपनी मेहनत चाहता है, महिलाएं रोजगार चाहती हैं, क्षेत्र की जनता विकास चाहती है। आपके एजेंडे में सरकार के लोगों हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान और की राजनीति और नफरत की राजनीति, इसी से आप प्रदेश को आगे चलाना चाहते हो। मुख्यमंत्री जब आते हैं तो क्या भाषण देते हैं, मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो क्या भाषण देते हैं। बंगाल में जाके मुख्यमंत्री कह रहे हैं 9 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कि हमारे यहां मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता है। ये विकास किया है आपने कि मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता है। चलो, मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता, बहुत अच्छी बात है, इससे दलित पिछड़ों को रोजगार मिल रहा है, इससे उनके घर में रोटी आ रही है, इससे उनकी गरीबी दूर हो रही है, इससे उनके बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, इससे उनके बच्चों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिल रही है, इससे पेपर लीक होना बंद हो गया, इससे आरक्षण के घोटाले बंद हो गए, इससे सुसाइड करना बंद हो गया, इससे किसान को उसकी फसल का दाम मिल गया, इससे महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। शर्म करो, सत्ता में बैठे हो 9.5 साल से, 1 साल के काम का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अवसर आने दो, ये जनता है, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दे और जिसको चाहे जमीन पे पटक दे। पुलिस के भाइयों का मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस तो सरकार के अधीन, जो सरकार आदेश देगी बेचारे वही करेंगे। आज इनकी है तो ये इनके आदेश पे काम करे, कल आपकी आएगी तो आपके आदेश पे काम करेंगे। इनसे मेरा झगड़ा नहीं, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं किसी नेता का बेटा सिपाही है ही नहीं, किसी नेता का बेटा दरोगा है ही नहीं, किसी नेता का बेटा एसएचओ है ही नहीं, इंस्पेक्टर है ही नहीं। ज्यादा अगर है भी तो बेचारा तो आईपीएस है, पीसीएस है, पीपीएस है। सिपाही, हेड कांस्टेबल, दरोगा, इंस्पेक्टर है ही नहीं किसी नेता का बेटा। ये सारे किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हैं। मगर मैं इनको भी पूछना चाहता हूं जो नए भर्ती हुए हैं। एक बेटी मुझे आज मिली थी, उसके पति सेना में थे, छुट्टी पे आए, 20 दिन अपने परिवार के साथ रहे, सड़क दुर्घटना में जान चली गई। मुझसे पूछ रही थी कि मेरा क्या कसूर है, मेरा पति तो सेना के लिए, सेना में भर्ती हुआ देश के लिए बलिदान देने के लिए, लेकिन मेरा पुनर्वास कैसे होगा, मेरे बच्चों को कैसे जो है, उसके तो बच्चे नहीं लेकिन
जो सेना के परिवारों के बच्चों का क्या होगा? आपने तो 4 साल की अग्निवीर की नौकरी दे दी, 4 साल की, इससे भला हो जाएगा? मैं बताना चाहता हूं आपको, पुरानी पेंशन का लाभ आपको नहीं चाहिए क्या? बताओ अपने मन पे, दिल पे हाथ रख के, आपको नहीं चाहिए पुरानी पेंशन? नहीं चाहिए? पुलिस के लोगों बताओ, पुरानी पेंशन नहीं चाहिए क्या? क्या होगा जब बूढ़े हो जाओगे? कहां से कौन रखवाली करेगा? आज जो आपसे गलत काम करवा रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो सरकार की, तो कल जब बूढ़े हो जाओगे, आपके ऊपर अगर मुकदमा को जांच चलेगी तो ये पीछे भाग जाएंगे, ये कहेंगे हमारा कोई लेना देना नहीं, आप समझदार हो जाओ। मैं अगर आज आपको सचेत कर रहा हूं तो हवा में नहीं कर रहा हूं। जिन पे आज डंडा पड़ रहा है वो भूलेंगे नहीं, वो भी याद रखेंगे कि किन साहब ने डंडा चलाया, किन साहब ने बुलडोजर चलाया, किन साहब ने गोली मारी, भूलेंगे नहीं वो लोग। मैं सच बता रहा हूं, ये भूलने वाली स्थिति नहीं होती। घर बनाने में बहुत समय लगता है, 1 मिनट लगती है आपको, बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी आदेश के आप जाके बुलडोजर चला देते हो। मैं सच कह रहा हूं, ये पूरा सिस्टम जनता की रक्षा के लिए। मैं हूं, आप हो, अधिकारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, वो सब जनता के सेवक हैं। हमें तनख्वाह मिलती है जनता के टैक्स से, आपको और मुझे। हम मालिक नहीं हो सकते कभी। इनका हाथ हमारे ऊपर है तो हम नेता हैं, इनका हाथ हमसे उठ गया तो हमें गली में भी नहीं पूछेगा कोई। याद रखना मेरी बात को। मैं बहुत बधाई देता हूं शामली के साथियों को, अपने नेताओं को, अपने संतों को बहुत बधाई देता हूं। मैं भाग्य में, सौभाग्य में भरोसा तो नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कर्म प्रधान है। अगर मेरे सामने थाली में रोटी रखी हो ना खाऊं तो मेरे पेट में नहीं जाएगी। मैं इस बात को समझता हूं। मैं किसान, मुझे पता है अगर खेत में समय पे जुताई नहीं की और बीज समय पे नहीं गिरा, समय पे पानी नहीं दिया, समय पे खाद नहीं गिरा, समय पे निलाई नहीं की, कटाई नहीं की, छटाई नहीं की, दवाई नहीं डाली तो फसल नहीं होगी। मैं जानता हूं, मैं किसान हूं, मुझे पता है आज किसान किस हालत में है। फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सरकार ने महंगाई से कमर तोड़ दी। 993 रुपए बढ़ा दिए सिलेंडर पे। कितने? 50 रुपए बढ़ते थे तो इनकी महिला नेता गले में सिलेंडर टांग लेती थी। 50 रुपए इन्होंने 993 रुपए बढ़ाए और कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे थे कुछ दिन पहले, आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी आएगी तो सबसे पहले गला घुटेगा नौजवान का, क्योंकि कंपनियां अपने यहां से लोगों को निकाल देगी रोजगार से, तो नौजवान बेबस हो जाएगा, नौजवान कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बैठ जाओ आराम से, थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इस निकम्मी सरकार में लोग पीड़ित इतने, क्या करें हम लोग बताओ। हर तरफ पीड़ा में है, कहीं किसी की जमीन छीनी जा रही है, कहीं किसी की नौकरी छीनी जा रही है, कहीं किसी का रोजगार छीना जा रहा है, तो लोग तकलीफ में हैं। और आजाद समाज पार्टी के नेताओं से उम्मीद है, इसलिए बेचारे दरखास्त लेके खड़े हैं। उनकी क्या गलती का माना जाए? अगर समय पे काम हो जाए, आप अपने आप बताओ, बात बदल गई है, आप अपने आप बताओ कोई दफ्तर है जहां बिना पैसों के काम हो रहा हो? फिर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सरकार ने कहा है हम भी लूट रहे हैं, आप भी लूटो, मिलके लूटेंगे, किसी की दिक्कत ही नहीं। ये जनता की सरकार नहीं है, ये लुटेरी सरकार है, लुटेरी। और लुटेरी सरकार अपने एजेंडे को अधिकारियों को भी समझाना चाहती है। मैं अच्छे अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अच्छे अधिकारी को सम्मान मिलेगा, और जो नुकसान करेगा, गलत काम करेगा, संविधान खिलाफ जाएगा, तो भैया जांच तो उसकी भी होगी। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं आर्थिक मंदी की बात कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा सोना मत खरीदो, तो भैया बिजली दे दो तो कम से कम सो तो जाए घर में आराम से। आपने तो बिजली भी छीन ली। बिजली में आपने प्रीपेड मीटर लगा दिए, स्मार्ट मीटर लगा दिए। 500 रुपए जो बिल आता था कुछ साल पहले, वो 5000 रुपए चला गया। आपने कटौती में जो है नया, आपने पावर प्लांट तो लगाया नहीं, लेकिन बिजली कटौती इतनी बढ़ा दी, मैं रुका था रात बुढ़ाना, मुझसे मत कहलवाओ, हर 1 घंटे बाद कट लग रहा था।
अगर जनरेटर ना होता तो पूरी रात जाग के निकालनी पड़ती। मुझे तो जनरेटर मिल गया, लेकिन इस जनता को जनरेटर कहां से मिलेगा? इनको कहां से जनरेटर मिलेगा? इनकी तो आमदनी भी इतनी जितना तेल फूक जाएगा। आप समझे, अगर एक हफ्ता जनरेटर चल गया इन गरीबों के यहाँ, तो 20 दिन इनके बच्चे भूखे मरेंगे। ये हालात है उत्तर प्रदेश की। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस सरकार पे कोई विजन ना हो, जिस सरकार पे कोई नीति ना हो, जिस सरकार पे कोई एजेंडा ना हो, तो वो अपने आप को सत्ता में बना के रखने के लिए लोगों को लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं करेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पहले भी यही रहते थे, भाईचारा बना के रहोगे तो अपनी समस्याओं से लड़ोगे, और इनके एजेंडों में आ जाओगे तो आपस में लड़ते रहोगे। आपस में लड़के जमीन में तो जा सकते हो, इज्जत की जिंदगी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरी बात याद रखना। और थाने कचहरियों में मुकदमे से आपका भला नहीं होगा, जिसका भला होता है थाने कचहरी मुकदमे से, आपको पता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, देश बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं 27 लाख वोट अगली बार डाल लेना, और भारतीय संविधान कहता है कि हर एक व्यक्ति की वोट का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए, उसकी वोट को कोई छीन नहीं सकता है। देश बदल गया है, देश बदल गया है। जो SIR करवाते हैं बंगाल में, वो चीफ मिनिस्टर के सलाहकार बन जाते हैं इस्तीफा देके। यानी कि जो जितनी बड़ी चोरी करेगा उसको उतना बड़ा सम्मान मिलेगा। देश बदल गया मेरे लोगों, आपको भी बदलना पड़ेगा, आपको भी एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट हो जाओगे तो आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, और एकजुट नहीं होंगे तो अन्याय बढ़ता जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, 33 मुद्दे हैं, पर्चे बांटे नहीं बांटे आप लोगों ने लोगों के बीच में, मिले नहीं मिले पर्चे आपको। इन पर्चों को यहाँ पढ़ना, अपने घर जाके पढ़ना, और घर जाके पढ़ के एक एक पर्चे का आकलन करना कि अगर आजाद समाज पार्टी की ताकत बनेगी तो अमीरों का भला होगा या आपका भला होगा। आपको जवाब पर्चा खुद ही दे देगा। हम ये कह क्या रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे किसी को उजाड़ देंगे, हम ये नहीं कह रहे किसी जाति को नुकसान पहुंचा देंगे, हम ये नहीं कह रहे किसी को मार देंगे। हम कह रहे हैं कि आपके बच्चों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा मुफ्त देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे। जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है उससे बेहतर शिक्षा देंगे, आपके बजट में देंगे, और आपके बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे कि वो अपने लिए रोजगार की व्यवस्था कर सके। मेरे बहुत पुराने मित्र नरेश भाई सिंधा जी, सब लोग आज बेचारे, मुझे लग रहा है गर्मी का सीना चीर के आए हैं, और घर में इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें होगी कि बेटी की डेथ होगी, फिर भी यहाँ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, हम लड़ किसके लिए रहे हैं? अपने लिए नहीं, ये सत्य नहीं है। आप मानो मेरी बात पे गौर करो। अगर सिर्फ अपनी लड़ाई होती तो यहाँ तलवे चाट के चमचागिरी करके बहुत लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर ये स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई ना होती तो इस गर्मी में निकलने का फैसला नहीं होता, सर्दी का इंतजार होता, जब नेता को गर्मी ना लगे, धूप ना लगे। मैं ये मुकाबला करने के लिए आपके बीच इसलिए आया हूं कि आपके अधिकार छीन रहे हैं। अगर आपके बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो 400 रुपए की मजदूरी से मुख्य धारा में नहीं आ पाएगा कभी। आप महसूस करके देखो, 22,000 स्कूल बंद करने वाले लोग किसका रास्ता रोकना चाहते हैं? अमीरों का या आपका? महसूस करके देखो, सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? महसूस करके देखो, 135 करोड़ की कंपनी 121 करोड़ में बेच देते हैं, जबकि वो कंपनी मुनाफा दे रही है। सारे सरकारी सिस्टम का निजीकरण कर देते हैं क्योंकि पूंजीपति मित्रों को खुश करना है। इसलिए आपको कह रहा हूं, हाईवे बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाईवे बनाने के बाद आसपास के रोजगार पे क्षेत्रवासी का अधिकार नहीं है। बिहार से मजदूर लेके आएंगे, महाराष्ट्र से मजदूर लेके आएंगे, कहीं और से मजदूर लेके आएंगे, उड़ीसा में मजदूर लेके आएंगे, लेकिन क्षेत्रीय लोगों को रोजगार नहीं देंगे। ऐसी सरकार से आपका भला नहीं हो सकता। हमें कहां जाना पड़ता है? हाईकोर्ट अगर जाना हो, इलाहाबाद एक दिन बदल जाता है। इलाहाबाद जाने में एक दिन बदल जाता है। इलाहाबाद जाने में हजारों रुपए हमारी जेब से जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हमारा रिश्तेदार वहां नहीं रहता, हमारा भाई वहां नहीं रहता। होटलों में जाके पैसे खर्च करते हैं और तारीख लग जाती है, फिर रूठा सा मुंह लेके आ जाते हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, मेरठ में हाई कोर्ट के बेंच की मांग, कितने नेता खड़े हैं भाटी जी? मेरठ में हाई कोर्ट बेंच क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि जिनकी समस्या है उनको एहसास ही नहीं है कि अगर एक काम 200 रुपए में हो रहा है और एक काम 15,000 में हो रहा है, उनको पता ही नहीं उनकी जेब कैसे कट रही है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, 5 किलो राशन नहीं देंगे। धीर सिंह प्रधान जी 5 किलो राशन नहीं देंगे।
लेकिन आपके बच्चे को इतना काबिल बनाएंगे कि वो पढ़ लिख के 50,000 रुपए का रोजगार करेगा, आपका हाथ नहीं फैलने देगा किसी का। रोजगार की कमी नहीं है देश में, मैं आज भी गारंटी से कह रहा हूं, पक्की नौकरियों की कमी कर दी गई है, वरना कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे एक व्यक्ति की तनख्वाह में 20-20 लोग काम करने को मजबूर हैं। 12-12 घंटे लोगों की कमर को तोड़ा जा रहा है। ये लूटने वाले लोग हैं, ये बर्बाद करने वाले लोग हैं। और देखो, इनकी कथनी करनी के बारे में सुन लो, इनकी कथनी करनी 2015 में मुख्यमंत्री जी कहते थे गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों भाई नवाज भाई, अफजाल भाई, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। अब हम कह रहे हैं आपकी सरकार है, इस पूरे फसाद को खत्म करो, आप दे दो दर्जा। हम मांग कर रहे हैं दे दो दर्जा। आप कह रहे हैं कोई जरूरत ही नहीं है। 2015 में जरूरत थी गौरा, आज जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बीफ कंपनियों से चंदा लेके सत्ता में बैठे लोग, धर्म के नाम की राजनीति करने वाले लोग, अगर आप इनका इतिहास आरटीआई के जरिए मांगोगे तो सबसे ज्यादा बीफ कंपनियां चंदा देती होंगी तो भारतीय जनता पार्टी को देती होंगी। आप मेरी बात को चेक करवाएं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बीफ एक्सपोर्ट में पीछे नहीं हटे हम लोग। बीफ एक्सपोर्ट में हमारा नाम आगे बढ़ रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेके और ये धर्म की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम सरकार के लोग कर रहे हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट, ये मां का बोर्ड तो अल्लाह भाई होलकर का मैंने देख लिया, लेकिन आपको अनुष्का याद है या नहीं है मेरठ में? वो बच्ची जो 44 दिन तक जिसकी डेड बॉडी नहीं मिली, वो याद है या नहीं है? ये कानून व्यवस्था है। मुख्यमंत्री कह रहे थे हर चौराहे पे यमराज है, लेकिन अनुष्का पाल हमारी बहन 44 दिन तक वो राष्ट्रीय स्तर की प्लेयर जिसकी डेड बॉडी नाले में सड़ती रही, इस निकम्मी सरकार को हमारी बेटी नहीं दिखाई दी, उसका दमन नहीं दिखाई दिया। इनका यमराज चला जाता है जब कमजोर वर्गों की बेटियों पर अन्याय होता है। मैं यही बताना चाहता हूं आपको, इनकी सत्ता, इनका अहंकार इनको लेकर डूबेगा। और ये जो जुल्म कर रहे हैं हमारे लोगों पे, आपको रवित कश्यप याद है या नहीं है? बुलंदशहर में रवित को मार के जो है किस तरह से वो मेरा भाई, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस अन्याय का क्या जवाब है? अगर पुलिस को छोड़ दी जाए तो गुंडों की हिम्मत नहीं है किसी की हत्या कर दे। मैं फिर कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से, मैं जानता हूं खाकी को, मैं जानता हूं खाकी के इनकलाब को, मैं जानता हूं खाकी के इकबाल को। अगर खाकी को ताकत दे दी जाए तो किसी गुंडे में हिम्मत नहीं है, वो किसी भी पार्टी जुड़ा हुआ हो, कि वो किसी गरीब की बेटी पर बाम उठा के देख ले। लेकिन मजबूर है खाकी, उनकी ड्यूटी तो लगाई है बैनर हटवाने, उनकी तो ड्यूटी लगाई है आजाद समाज पार्टी को रोकने में, उनकी तो ड्यूटी लगाई है आजाद समाज पार्टी की संख्या कम करने में। संख्या कम से हम नहीं डरते। 18 मंडल में सम्मेलन किए, 8 बड़ी रैली की, चैलेंज है मुख्यमंत्री जी की रैली में आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माताएं, पंचायत सहायक समूह की बहनें, टीचर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सबको भर के ले जाते हैं और कहते हैं वहां बैठे रहना वरना नौकरी चली जाएगी। जनता नहीं जाती आपकी रैलियों में, जनता नहीं जाती है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से, ये वो लोग हैं, जगह नहीं है, रिपोर्ट दे देना एलआईयू के मेरे भाइयों, जगह नहीं है पैर रखने की, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, इनको पैसे नहीं मिले, ये तो अपने भाई को आशीर्वाद देने और उसकी ताकत बढ़ाने, उसको हिम्मत देने के लिए आए हैं। और ये रुकने वाले नहीं है गर्मी आंधी तूफान से। जो इस गर्मी में, इस टेम्परेचर में यहां बैठा है ना, वो जिस दिन उसको तो इंतजार कर रहा है कि उसको मौका मिले बटन दबाने का। जिस दिन बटन दबाने का मौका मिलेगा, धार देगा बटन को तार देगा मशीन में अंदर। जिस दिन मौका मिलेगा आप देखते जाओ। ये बताओ, तार दोगे नहीं उस बटन के अंदर? मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी बात पे गौर करो। मैं ये इस बात से भी सहमत हूं कि एसआईआर हो या ईवीएम, इन दोनों से ईमानदारी के चुनाव नहीं हो रहे। तो मुझे बताओ, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से? आप बताओ, जोर से बताओ। ईवीएम कह रहे हैं क्या? जोर से बताओ। मुझे नहीं सुना यार। अच्छा, जब मैं पूछूंगा तो बता देना। जब मैं कहूंगा बैलेट पेपर, तो अगर बैलेट पेपर वाले हो तो हाथ खड़े कर लेना। जब मैं कहूंगा ईवीएम वाले तो हाथ खड़े कर लेना, ठीक है?
ईवीएम से चुनाव चाहते हो? सन्नाटा पसर गया। बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हो? हिंदू मुसलमान चाहते हो या रोजगार चाहते हो? अपने क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय रोजगार चाहते हो या पलायन करके दूसरे प्रदेश में जाकर जाति धर्म के नाम पर अपमानित होना चाहते हो? यहां का व्यक्ति महाराष्ट्र जाके गाली खाता है, क्यों? वो गाली खाने के लिए पैदा नहीं हुआ। सुनो मेरे भाइयों, वो गाली खाने के लिए पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो अपना पेट पालने के लिए और अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को अच्छी रोटी दिलाने के लिए वो महाराष्ट्र में काम करने जाता है और फिर वो उत्तर भाषी कहलाने पे, हिंदी भाषी कहलाने पे गाली खाता है। ये दिया है सरकार ने धर्म के नाम पे बांट के। और मैं कहना नहीं चाहता, यही मुजफ्फरनगर उनका प्रैक्टिकल की जगह थी। आप एकजुट नहीं होंगे, इसका खामियाजा आपकी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। और फिर कह रहा हूं, ये खड़े विजयपाल साहब, झूठा मुकदमा कोई भी हो, अगर किसी ने अपराध किया तो सजा दो, लेकिन सिर्फ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर पैर में गोली मार देना, बुलडोजर चला देना, ये न्याय नहीं है। गोकसी के झूठे मुकदमों में जेल भेज देना, ये न्याय नहीं है। कोई आपके खिलाफ खड़ा हो जाए पत्रकार को जेल भेज देना, ये न्याय नहीं है। न्याय तब है, ताकतवर वो है जिसके यहाँ हर व्यक्ति महसूस करे कि भाई ये सरकार न्यायपूर्ण सरकार है। ये कहते हैं नया उत्तर प्रदेश, हमें नहीं चाहिए नया उत्तर प्रदेश, हमें न्यायपूर्ण उत्तर प्रदेश चाहिए, जहां पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले, जहां शिक्षा स्वास्थ्य सबके लिए बराबर हो, जहां किसी की हकमारी ना हो, जहां पुरानी पेंशन भी मिले, प्रमोशन में रिजर्वेशन भी मिले, किसानों को उनकी फसलों का दाम भी मिले और किसानों का बिजली का और एक कर्ज भी माफ हो। हमें वो उत्तर प्रदेश, न्यायपूर्ण उत्तर प्रदेश चाहिए जहां महिलाओं को रोजगार मिले, जहां उनका सम्मान हो, उनकी रक्षा हो, अन्याय होने पे कार्रवाई हो, जहां आशा आंगनबाड़ी भोजन माताओं को, पंचायत सहायकों को, रोजगार सेवकों को, पीआरडी के जवानों को, होमगार्ड भाइयों बहनों को, शिक्षा मित्रों को शानदार मानदेय मिले, स्वाभिमान सम्मान के साथ। न्यूनतम वेजेस यानी कि 753 रुपए से कम पे कहीं मजदूरी किसी को ना करनी पड़े। अगर कोई मजदूरी करे कंपनी में, फैक्ट्री में, खेत पे, किसी के घर पे, किसी सफाई के काम में, तो कम से कम न्यूनतम 750 रुपए जो केंद्र ने वेजेस तय किए हैं, 750 रुपए मिलने चाहिए। यानी कि लगभग महीने के 20,000 रुपए की मजदूरी, उनका वेतन होना ही चाहिए। 20,000 रुपए से कम में घर चलने वाला नहीं है। इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं आज कह रहा हूं, मौका दो, 20,000 रुपए से कम का रोजगार नहीं बचेगा किसी के लिए। इस बात को आप मेरी नोट कर लो, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, ये प्रतिज्ञा है। और ये प्रतिज्ञा ऐसे नहीं, मैं एक गरीब परिवार में जन्मा हूँ, मेरी माँ घास लेके आके उसने पाला मुझे, मैं जानता हूँ गरीबों के दर्द को। यहाँ कितनी महिला बैठी हैं, इन्होंने पशु पाल रखा हुआ, इनके खेत नहीं है, गाली खा के घास लाती है बेचारी और दूध बेच के अपना घर चलाती है। इतनी आसान नहीं गरीबों की जिंदगी। अमीर का तो कुत्ता भी इस गर्मी में एसी लगा हुआ है उसके कमरे में, सर्दी आएगी हीटर लग जाएगा, बीमार होगा डॉक्टर आएगा बढ़िया, उसके खाने के लिए अलग से भोजन और दूध आता है, वो छोटी छोटी गोलियां टाइप। यहाँ तो जैसी रूखी सूखी मिल गई उसी में जीवन यापन करना पड़ता है। यहाँ दो तरह का देश हो गया है, दो तरह के प्रदेश हो गए, अमीरों का लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। यहाँ इनकी बस्तियों में ना लाइट है, ना पानी है, ना पानी की निकासी है, सड़ रहे हैं, बीमारियां हो रही है, मर रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, मशीनें नहीं है, और ये कह रहे हैं हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। मेरे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर में उनका बड़ा सम्मान करता हूं, मैंने उनसे सवाल पूछा, फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया 4 मिनट, चंद्रशेखर जी आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज बना दिया, कर दिया। मैं जांच करने गया, 146 नर्सें चाहिए, आज तक नहीं दी सरकार ने। 146। आप बताओ क्या मिल रहा है? सिर्फ अपमान, अन्याय, अत्याचार, और अगर कोई बोल जाए तो लाठी। जेल तो क्रांतिकारियों के लिए गहना होती है, जेल से कौन डर रहा है भाई? SC ST के अधिकार बचाने के लिए मेरे 4 साथी जम्मू कश्मीर के जेल गए हैं, आंदोलन हो रहा था, पुलिस ने पकड़ के बिठा दी गाड़ी में और बाद में उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। और जो विरोधी हमारे कहेंगे भाई वो तो जेल भेज दिए, जेल इस सरकार के दमन से लड़ने के लिए जेल नहीं, गोली भी मुबारक, लेकिन झुकेंगे नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। आप बताइए, अगर न्यायपूर्ण सरकार होती और ये अगर कार्यक्रम करने देती, आपको नहीं पता कितनी जगह परमिशन बदली है? बता भाई, तुझे एक जगह देखी उसको धमका दिया, जगह मत देना चंद्रशेखर को, दूसरी जगह देखी धमका दिया, जगह मत देना चंद्रशेखर को। तुम इन जगहों से निकाल दोगे मुझे, इनके दिल में से निकाल दो।
तब तो मानो आपको, अगर दिल में से निकाल दो। जगह नहीं देंगे, बसें रोक देंगे, बैनर फाड़ देंगे, परमिशन नहीं देंगे, क्या क्या नहीं दोगे। और मेरे लोग कमर कस के बैठे हैं, आने दो 27 हम देंगे आपको जगह, चिंता मत करो, मेरी बात को याद रखना। हम देंगे, खूब सभाएं करना और खूब हमारे खिलाफ प्रचार करना कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। आज जितने आप हमारी आलोचना करोगे, हम उस आलोचना सीख लेके काम करेंगे। आप में हम में फर्क है, हम लोकतंत्र को मानते हो, आप डंडा तंत्र को मानते हो। डंडा तंत्र जनता ज्यादा दिन नहीं सुनती। ये वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली की धरती है, अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे। अंग्रेजों के 58 क्रांति में यादें नहीं यादें, कोतवाल धन सिंह गुर्जर और माता दीन वाल्मीकि जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे। अंग्रेजों को जगह नहीं मिल रही थी। आप तो अंग्रेजों के मुकाबले कुछ भी नहीं हो, आप तो यही के लोग हो, यही के लोग हो। जनता खड़ी हो जाएगी, दिमाग ठीक हो जाएंगे। सुनो, 4.5 साल जनता का दमन और चुनाव से 1 महीने पहले जनता के पैर पकड़, दादी चाची मेरे सर पे हाथ रख दो, बुआ बहन मेरे सर पे हाथ रख दो, हम आपकी मदद करेंगे। पैसे ले लो, शराब ले लो, मिठाई ले लो। और जब चुनाव खत्म तो नेताजी कह रहे हैं कि हमारा क्या मतलब आपसे, हमने कहा था कि आप हमें वोट दे दो। मैं बहुत कुछ बता रहा हूं आपको। अगर वोट का अधिकार नहीं होता, मेरे लोगों मेरी बात को गौर से सुन लेना, अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो एक भी लंबे कुर्ते वाला आपकी बस्ती में दिखाई नहीं देता। गरीबों, मेरी बात को याद करके सुन लेना। ये वोट का अधिकार है, जिसकी वजह से बड़े बड़े धरना सेठ जिनकी गाड़ियां नहीं गुजरती आपकी गलियों से आते हैं, आपकी गलियों में। क्यों? क्योंकि आप पे वोट का अधिकार है, इसलिए क्योंकि बाबा साहब अपने 4 बच्चों कुर्बानी से गए। ऐसे नहीं मिला, मांगने से कुछ नहीं मिला, स्कूल नहीं मिले मांगने से, स्वास्थ्य नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, संघर्ष करना पड़ा। और आज तो कानून के होते, संविधान के होते संघर्ष करना पड़ रहा है। बच्चे SSCGD के वहां बैठे हैं, इलाहाबाद में धरना कर रहे हैं। नीट के बच्चे, 23 लाख बच्चे आज दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। कौन कौन नहीं आंदोलन कर रहा है? इस सरकार ने सबको सड़क पे ला दिया है। आप भी इस सरकार को सड़क पे ला दोगे, नहीं ला दोगे? जी आवाज कम सी लग रही, डर रहे हो क्या? देखो, ये जनता को अगर सड़क पे लाएंगे तो जनता इनको सड़क पे ले आएगी, इसी बात मेरा विश्वास है। मैं आपसे जो कहना चाहता हूं उस पर गौर करो। देखो, गौर से सुनो, घर नहीं बैठना। पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवा पाई सरकार? मैं कितने दिन से कह रहा था। मैं जब प्रभु सम्मेलन में आया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये सरकार इतनी डरी हुई है। आजाद समाज पार्टी की बढ़ती ताकत से किसान, नौजवान, महिलाएं, हर समाज का व्यक्ति जुड़ रहा है। ये इतने डरे हुए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं छोड़ेगा चंद्रशेखर इनको। तो इन्होंने पंचायत चुनाव भी पीछे हटा दिया। अगर आपने अच्छा काम किया तो पंचायत चुनाव क्यों पीछे हटाया भाई? क्यों नहीं करा प्रधानी का चुनाव? क्यों नहीं किया BDC का चुनाव? क्यों नहीं किया पंचायत, उसका ग्राम पंचायत मेंबर का, जिला पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा? क्योंकि मैं बताता हूं, पंचायत चुनाव कराते मेंबर हमारे जीतते ज्यादा। फिर आप डंडे के दम पे और कप्तान को, DM को कहते जाओ जिला पंचायत उठा के लाओ। हमने देखा पिछली बार, अब वो जाके कहता चल भाई, वो कहता साहब नहीं जाऊंगा, तेरे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। हमने अपनी आंखों देखा, हमें पता है, बताओ, हम देखे गवाही आपको। अब इनके 2 मेंबर बन रहे हैं, इनका जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, विपक्ष के 20 मेंबर बन रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं बन रहा बेचारों का। समझे? जनता ने वोट दी विपक्ष को, जिला पंचायत अध्यक्ष इनका। इसलिए कह रहा हूं, इनको लगा हम ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जबरदस्ती बनाएंगे तो जनता गुस्से में चली जाएगी, तो उखाड़ के फेंक देगी। तो इन्होंने कहा भाई अभी तो हमने पिछड़ा वर्ग, आदर्श पिछड़ा वर्ग आयोग ही नहीं बनाया, हम तो 6 महीने में कराएंगे। ये अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराएंगे। मेरी बात को आप याद रखना, विधानसभा का लिख लो आज मेरी बात को आप। सुनो, इनके पास तंत्र है, मेरे पास एक ही मंत्र है, वो जनता का मंत्र है। मैं कह रहा हूं, ये है चुनाव कराएंगे। आप ये मान लो कि अगले महीने चुनाव है, घर से निकलो अगर इज्जत सम्मान की जिंदगी चाहिए। मांगने से भीख मिलती है। अगर अपनी गुलामी और बेबसी और लाचारी को खत्म करना है तो 5 साल में जितना जुल्म सहा, आपकी हत्या हुई, आपकी बेटियों का अपमान हुआ हो, आपकी नौकरी गई हो, रोजगार गया हो, आपकी शिक्षा गई हो, आपकी चिकित्सा गई हो, आपको अच्छी सड़कें नहीं मिली, तो फिर 5 साल में एक बार मौका मिलता है, बटन दबा के उनको इलाज करो जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। और मैं आपको आज कह रहा हूं, घर से निकलो, बस्तियों में जाओ, भाईचारा बनाओ, लोगों से अपील करो कि हमने सबको मौका दे के देख लिया, इस बार हम भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े होकर आजाद समाज पार्टी को ताकत देंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, लिखवा लो मुझसे। नीला झंडा लखनऊ इस बार लगेगा तो लगेगा, मेरी बात को याद रखना। और ये नीला झंडा, फिर कह रहा हूं, ये नीला झंडा किसी एक जाति धर्म का नहीं है। नीला झंडा हर कमजोर का झंडा है। मेरी बात को आप याद रखना। नीला होता है आसमान
और वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो ये नीला झंडा भेदभाव नहीं करेगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी कहते थे गुजरात मॉडल, इसलिए इसी तरह मैं कह रहा हूं, नगीना मॉडल को अपना लोगे तो गुजरात मॉडल की छुट्टी हो जाएगी, याद रखना। नगीना मॉडल उदाहरण है, नगीना के लोगों ने ऐलान किया है, संदेश भेजा है, और नगीना के कुछ बहादुर योद्धा यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नगीना मॉडल को अपना लो और कमजोर, किसान, दलित, पिछड़ा एकजुट हो जाओ, भाईचारा बना लो। वो भी लोग जो संविधान को मानते, किसी भी जाति धर्म के हो, एकजुट हो जाओ। अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो एक जाति को नहीं मिलेगी, सबके लिए मिलेगी। अच्छी चिकित्सा व्यवस्था होगी अस्पताल में, किसी जाति को रोका नहीं जाएगा। रोजगार मिलेगा, निष्पक्ष मिलेगा। सुनो, पेपर लीक नहीं होगा, सेंटर बराबर के जिले में लगेगा और निष्पक्ष परीक्षा होगी। पैसे से नहीं नौकरी मिलेगी, मेहनत से नौकरी मिलेगी। गरीबों के बच्चों को भी नौकरी मिलेगी। कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, वो भी निःशुल्क, कि IAS, IPS, PCS की तैयारी करो, कंपटीशन की तैयारी करो। AC वाली लाइब्रेरी में बैठकर जितनी शराब की दुकानें हैं सबको बना देंगे लाइब्रेरी। मेरी बात को याद रखना, सारी शराब की दुकानों को बना देंगे लाइब्रेरी, और इस शराब को छोड़ाएंगे वहां जहां भाजपा के लोग जहां नारा लगाते रहते हैं बार बार कि उधर चले जाओ, देश में चले जाओ। इस शराब को, नशे को वहां छोड़ाएंगे, क्योंकि राजस्व तो चाहिए, लेकिन अपने प्रदेश के नौजवानी को, जवान को बर्बाद करके नहीं चाहिए राजस्व। समझे नहीं समझे? नौजवान रहेगा, देश रहेगा, प्रदेश रहेगा तो सब लोग रहेंगे। इसलिए हर वो काम करेंगे जिससे आपके घरों में उजाला आएगा। और सुनो, जो शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं, 150 गज का प्लॉट देंगे और मकान बना के देंगे। मेरी बात को लिखो जो कह रहा हूं। जिस गरीब पे घर नहीं होगा, 150 गज का प्लॉट देंगे शहर में, वहीं जहां अमीर रहते हैं उसके सामने देंगे और मकान बना के देंगे। ऐसा नहीं देंगे कि 2 लाख रुपए मिल रहे हैं आवास के, 50,000 रुपए अधिकारी खा गए हैं, और 1.5 लाख रुपए में प्लस्तर भी नहीं हुआ, वो बेचारा कह रहा है एक किस्त आ गई, आधी दीवार खड़ी होगी, छत अगली बार होगी अगली योजना में। ऐसा नहीं होगा। अगर व्यवस्था बनेगी तो ऐसी बनेगी जिससे सभी के घरों में रोशनी आएगी। मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूँ। कितने गज का प्लॉट? तुम्हें नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है, जोर से बताओ। 150 गज का प्लॉट, वो भी मकान बना। समझे नहीं समझे? नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, जब तक रोजगार नहीं देते। आपके क्षेत्रों में लगाएंगे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग, नौजवानों को उनके क्षेत्र में रोजगार देंगे। हाथ नहीं फैलाने देंगे। मैं नौजवान हूं, सुनो, मेरी उम्र 70 साल नहीं है जो मुझे पहला और आखिरी चुनाव लड़ना है। मैं तो आपके बीच में हूं, जब तक जीवन रहेगा चुनाव भी लड़ूंगा। आप ताकत दोगे, आपकी ताकत बन के कलम से आपको आगे भी बढ़ाऊंगा। मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। सुनो, मुझे तो गोली लगी, मुझे, और मैं मरा नहीं। मुझे उस दिन पता लग गया कि मैं मरने वाला नहीं। मेरा जन्म अभी मरने के लिए नहीं हुआ, आपके आंसू पूछने के लिए हुआ। आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी, आपकी परेशानियों को खत्म करके, और जो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का सपना था, बेगमपुरा राज, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोट बड़े सब संग बसे रहदास रहे प्रसन्न। ऐसे राज की व्यवस्था करना जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंचा नीचा ना हो, जहां कोई किसी का अपमान ना करे, किसी का अत्याचार ना हो, सब समान रूप से आगे बढ़े। जहां किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, ऐसी व्यवस्था का राज लागू करने का काम, यानी कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का काम हम लोग करेंगे। और मैं अपने जिम्मेदार साथियों से पूछना चाहता हूं कि व्यवस्था होगी ये व्यवस्था? टेम्परेचर क्या है? नहीं, बता दो, जानना चाहता हूं। टेम्परेचर क्या है, जरा कोई देख के बता देना भाई। सुनो, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन आपका नहीं, सत्ता वालों का बढ़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। जब उत्तर प्रदेश में राजकाज बना के अति पिछड़ी जातियों को, पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, सैन को, विश्वकर्मा को, निषाद को, जोगी को जब 15% अतिरिक्त आरक्षण मिलेगा, 100 में से 15 नौकरी उनके घर आ जाएगी, तो टेम्परेचर तो सरकार का बढ़ेगा, सत्ता वाले का। मेरी बात कह रहा था, जिन्होंने आपका अधिकार छीने। फिर कह रहा हूं, किसी का छीनेंगे नहीं। जब 10% EWS दिया जा सकता है, तो 15% EBC को भी दिया जा सकता है। इस मेरी बात को याद रखना। समझे नहीं समझे?
फिर कह रहा हूं, दोनों हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? शराबबंदी में मदद करोगे नहीं करोगे? रोजगार दिलाने में मदद करोगे नहीं करोगे? ये जुल्म जातीय अत्याचार रोकने में मदद करोगे नहीं करोगे? और जो सबसे सीधे सबसे भोले मुस्लिम भाइयों कहना चाहता हूं, काहे को अपमान सह रहे हो? इधर आओ, आजाद समाज पार्टी में सम्मान भी मिलेगा, हक भी मिलेगा। कहां मिलोगे? धक्के खाए। फिर कह रहा हूं, एकजुट रहो। हम पहले भारतीय, हम प्रथम और अंत्य भारतीय। जिस दिन देश के हित में और समाज के हित में टकराव होगा तो देश के साथ खड़े रहेंगे। मेरी बात को याद रखना। जब देश के हित में और अपने हित में टकराव होगा, लेकिन जब समाज के हित में और सरकार के हित में टकराव होगा तो समाज के साथ खड़े रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखना, नोट कर लेना मेरी बात को। बहुत जिम्मेदारी से कहना, व्यवस्था आपकी हो गई है, कई परेशानियों के कागज आए हैं, कश्यप समाज का स्वागत अधूरा है। मैं मानता हूं आप स्वागत करना चाहते हो, मगर मैं चाहता हूं कि आपकी रक्षा सुरक्षा भी होती रहे। मिलजुल के आगे बढ़ते रहो। यहाँ जब कश्यप समाज के वाले साथ मिलजुल के आगे बढ़ते रहो, भाईचारा बनाते रहो। अच्छा बता, धूप में पैर रुकेंगे तो नहीं संजय? धूप में पीछे तो नहीं हटोगे? धूप में डरोगे तो नहीं? एक मामला यही का है, खेड़ी कर्मों का, जहां अनुसूचित जाति की आबादी हेतु आरक्षित भूमि का अवैध रूपांतरण, इलीगल एक्विजिशन ऑफ एससी कम्युनिटी रिजर्व लैंड बाय शामली नगर पालिका के संबंध में तत्काल हस्तक्षेप। मैं आज शाम में इसकी जानकारी लूंगा और जो भी बेहतर से बेहतर लड़ाई आपकी लड़ी जाए तो हमारे पे दबाव बना रहा है। पिटीशन उठा लो, हाई कोर्ट साहब जो है नहीं खाने में बुला के सुनो, ये कोतवाल साहब यही कहीं सुन रहे होंगे। भाई दबाव मत बनाओ, दबाव जनता का ही रहने दो। दबदबा जनता का ही रहेगा, दबदबा जनता का ही रहना चाहिए। लोकतंत्र है, आप दबदबा मत बनाओ, वरना फिर मुकाबला करना पड़ जाएगा, आपके खाना कचहरियों में भारी हो जाएगा। फिर समझ लो, ठीक है? जनता पे दबाव मत बनाओ, आप मेरे ऊपर दबाव बनाओ, मेरी खाल खींच लो, मुझे लाठियों से मारो, मेरे यहाँ तमाम तरह के प्रयास करो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। लेकिन जनता पे लाठी चलाओगे तो मुकाबला हो जाएगा। मेरी बात को जनता पे उठाओगे तो मुकाबला हो जाएगा, याद रखना। अब सुनो, दोनों हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? नहीं, आवाज कम है, जोर से बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरे साथ नारा लगाओ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। उत्तर प्रदेश की महान जनता जिंदाबाद। गरीब किसान, नौजवान, महिलाएं जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश का युवा जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश का युवा जिंदाबाद। संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। मेरी बात को याद रखना, नौजवान ठान लेगा तो इस सत्ता को उखाड़ के फेंक देगा। मेरी बात को याद रखना।